दोस्तों, आपको पता चला होगा कि बेंगलुरु में एक अतुल सुभाष जी की घटना के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो कि 34 साल की उम्र का था, जो कि एक आईटी इंजीनियर था, एआई एक्सपर्ट था। 2019 में उनकी शादी हुई निकिता सिंघानिया के साथ। फिर 2021 में वो लोग अलग रहने लगे। उनके पारिवारिक जीवन में कुछ खलल आ गया। एक बच्चा था जिसको उनकी पत्नी लेकर उनसे दूर चली गई। अतुल सुभाष जी के ऊपर साथियों 9 से ज्यादा फेक केसेस उनकी पत्नी ने कर दिए थे। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते थे कि उनको बेंगलोर में अपना काम धाम करने के साथ साथ उनको केस लड़ने के लिए बेंगलोर मतलब कर्नाटका से उत्तर प्रदेश के जौनपुर आना पड़ता था। 2 सालों के अंदर करीब 120 से ज्यादा केसेस की सुनवाई करने के लिए वो जौनपुर आ चुके थे। हर महीने 40,000 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज तो वो देते ही थे, साथ में उनकी पत्नी ने उनके ऊपर 3 करोड़ का मानहानि मतलब एलिमनी चार्ज भी उनके ऊपर डिमांड किया था। इतना सब करने के बाद भी अतुल सुभाष की जो पत्नी और जो उनकी सास थी, वो अतुल सुभाष को कहती थी कि भाई तुम तो सुसाइड करने वाले थे ना, अभी तक तू मरा नहीं, और अगर तू मर भी जाएगा तो हम तेरे बाप की संपत्ति से भी तेरा पैसा ले लेंगे। और कैसे मुझे ये करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। 24 पेज का सुसाइड नोट लिखा और उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरे इस अस्थियों को भारतीय कोर्ट के सामने जो गटर बहता है वहीं बहा दिया जाए। आइए साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में पुरुषों के न्याय के ऊपर, भारत में पुरुषों के अधिकार के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं शिक्षार्थकम चैनल। हम शिक्षार्थकम पे इस प्रकार के करंट टॉपिक को लेकर एक भगवत गीता और वैदिक पर्सपेक्टिव के साथ कुछ सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अतुल सुभाष जी ने जिस प्लानिंग के तहत सुसाइड किया, उससे बात समझ में आती है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर कर एक सोसाइटी को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते थे। सोसाइटी में मेंस राइट के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे। अगर हम भारत में अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर साल 2023 के आंकड़ों को कोट कर रहा हूं साथियों, 76.6% शादीशुदा लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिसमें से 80% लोग विवाहित पुरुष होते हैं। भारत में हर 9 मिनट के अंदर एक विवाहित पुरुष आत्महत्या कर लेता है। अगर हम 2022 के आंकड़ों की बात करें तो करीब 4237 पुरुषों ने आत्महत्या कर ली और उसका कारण था पत्नी से तनाव या पत्नी से कलेश या घर में जो टॉर्चर उनके ऊपर किया जा रहा था, जिसकी वजह से 4237 पुरुषों ने आत्महत्या कर ली। अगर हम इन आंकड़ों को गौर से देखें तो हमें सोचने की आवश्यकता पड़ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं पुरुषों की आवाज को अनदेखा किया जा रहा है। भारत के ऊपर कोई भी कह देता है कि इंडिया इज ए पेट्रियार्कल सोसाइटी, मगर आज उसी पेट्रियार्कल सोसाइटी में कहीं ना कहीं पुरुष घुट घुट कर मर रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई महिलाओं को इतने स्पेशल पावरफुल लॉज दे दिए गए हैं जिसका शोषण महिलाएं कर रही हैं, पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति पे भी हमें नजर डालने की आवश्यकता है। आज भी भारत में हर 1 घंटे में किसी न किसी एक महिला को सुसाइड करना पड़ता है क्योंकि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से भारत में हर साल करीब 7,000 महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं क्योंकि उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। 26-year-old Dr. Shahana, a young and promising doctor in Kerala, ended her life allegedly due to dowry pressure. यह कहना कि महिलाओं को ये लॉ गलत दिए गए, ये सरासर गलत है। महिलाओं को लॉ देना बहुत आवश्यक था क्योंकि महिलाओं का शोषण शुरू से होता हुआ आ रहा है और आज भी ये शोषण जारी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर चर्चा करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो है हमारा जेंडर बायस्ड लॉ। वैसे तो हमारे संविधान के आर्टिकल 15 के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ इनइक्वालिटी की बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसके कास्ट, जेंडर, ग्रीड, रेस, उसके बर्थ प्लेस, उसके लैंग्वेज के बेसिस पर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट हमारे भारत के न्याय संहिता के अंदर इस प्रकार के कई कानून हैं जिसके अंदर पुरुषों को साइडलाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो इसका बेसिस एजम्पशन यही है कि एक पुरुष हमें करता है और एक महिला इसके द्वारा प्रताड़ित होती है। यानी कि एक एडल्ट मेल कभी का विक्टिम हो ही नहीं सकता हमारे भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से, और एक महिला हमेशा के द्वारा प्रताड़ित होती है। अगर फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हमने देखा था कि भारत में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी
केस हो, चाहे निर्भया का गैंग हो, उसमें अगर कोई महिला इन्वॉल्व होती है उस गैंग के अंदर, तो भारतीय न्याय प्रणाली के हिसाब से उस महिला को कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि हमारे न्याय प्रणाली में महिलाओं को के लिए जिम्मेदार माना ही नहीं जाता है। एक दूसरा एजम्पशन साथियों ये भी है कि ये माना जाता है कि भाई हस्बैंड या उसकी फैमिली हमेशा वाइफ के प्रति क्रुएलिटी करती है, उसको शोषण करती है। ये कभी नहीं माना जाता है कि कोई महिला भी अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर सकती है या उसके परिवार वालों का शोषण कर सकती है, ऐसा एजम्पशन ही नहीं है। या अगर आप भारत में पुरुष हैं तो आप कभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर सकते, आप रेप का अपने ऊपर कभी केस नहीं कर सकते, आप अपने मोडेस्टी के हनन के लिए कोई केस नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं हमें अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमें एक अनइक्वालिटी हमें दिखता है कि भारत में एक महिला आयोग का गठन तो किया गया है, बट पुरुष आयोग के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता है। इन सारे मुद्दों के बाद अगर हमें साथियों हमारे लॉ सिस्टम को समझने की आवश्यकता है कि भाई दो चीजें साथ साथ सही हो सकती हैं। अगर समाज में अच्छे पुरुष हैं तो बुरे पुरुष भी हैं, समाज में अगर अच्छी महिलाएं हैं तो बुरी महिलाएं भी हैं। अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी इस बहुत बड़ी समस्या में कुछ ना कुछ अपना योगदान कर रहे हैं। इसलिए साथियों हमें समझने की आवश्यकता है कि ये मेल और फीमेल की लड़ाई नहीं है, ये डिवाइन और डेमोनिक मेंटालिटीज की लड़ाई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के चैप्टर 16 में हमें डिवाइन और डेमोनिक मेंटालिटी के बारे में बताते हैं। डिवाइन और डेमोनिक मेंटालिटी किसी के अंदर भी हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। ये दो मानसिकता की लड़ाई है। जब हम अपने इंटरनल या अपने लोअर नेचर के द्वारा जब प्रभावित हो जाते हैं, उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो हमारे अंदर का जो डेमोनिक मेंटालिटी है वो हमारे डिवाइन मेंटालिटी को ओवररूल कर देता है, जिसके बाद से हम अपने से नीचे वाले लोगों का शोषण करने लगते हैं। ये डेमोनिक मेंटालिटी किसी के अंदर भी आ सकती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर बार बार हमें अपने कल्चर और अपने रिचुअल और अपने डिसिप्लिन का पालन करते हुए अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए बार बार हमें प्रेरित किया जाता है। तो इसीलिए इसको अल्फा मेल सिग्मा मेल वर्सेस फेमिनिज्म की लड़ाई ना देखते हुए इसे अपने लोअर नेचर यानी अपने अनर्थों की लड़ाई के रूप में हमें देखने की आवश्यकता है। साथियों जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी तो उसमें एक बड़ा फेमस लाइन है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की दौर में सभी लोग पावर की डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग महिलाओं के कानून की बात कर रहे हैं, कुछ लोग पुरुषों के पावर की बात कर रहे हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कोई नहीं कर रहा है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आएगी कि जो मेक श्योर करेगी कि पावर का दुरुपयोग ना हो, पावर का सदुपयोग होगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस स्पिरिचुअल कल्चर और इस स्पिरिचुअल एजुकेशन की वजह से। मिलते हैं आपसे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है साथियों तो अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में हमें अवश्य दें, ताकि इस प्रकार के कार्य को हम जारी रखें। और आपका लाइक शेयर हमें बहुत कॉन्फिडेंस देता है और हमारी बहुत मदद भी करता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।